बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की ये रेगुलर क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो हो रही है, और इसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री और जॉनरेस कंप्लीट किए थे, और अब हम पहली पोम पढ़ने जा रहे हैं जो बुक में दूसरी है, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ is on page number 186 in your book. I think page number 186. Yes, that's right. पेज नंबर 186 पर ये पोम है, और ये राइम्ड वर्स है। राइम्ड वर्स क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसमें राइमिंग पैटर्न जो है, मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम, इसका जो राइमिंग पैटर्न है, इसका राइमिंग पैटर्न है ए बी ए बी। ठीक है भाई। और इसमें क्वाट्रेन्स है। ठीक है, आई थिंक 6 और 7 क्वाट्रेन्स है। आई थिंक 1 2 3 4। हाँ, 6 क्वाट्रेन्स है। 6 क्वाट्रेन्स हैं, यानी 6 स्टेंजाज हैं, 4 4 लाइंस के। और इसके अलावा इसका जो मीटर है वो टेट्रामेट्रिक लाइंस है। टेट्रामेट्रिक लाइंस, हर स्टेंजा की हर लाइन टेट्रामेट्रिक है, यानी एक लाइन में 8 सिलेबल्स हैं और 4 फीट हैं। लाइक द हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट, 8 सिलेबल्स हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसी की एग्जांपल ली थी। खैर, अब स्टार्ट कर रहे हैं बाकायदा। हेनरी वॉटन जिस एज का पोएट है, दैट इज द एज कॉल्ड एलिजाबेथन। देखिए, ऐसे अगर नाम लिखा हो तो हम पढ़ते हैं एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। लेकिन अगर इसमें ए एन लगा दिया जाए तो ये वाला ए जो है ना, ये नहीं पढ़ा जाता, प्रोनाउंसिएशन बन जाएगी एलिजबेथन, एलिजबेथन पीरियड। इट इज नॉट एलिजाबेथन पीरियड। एलिजबेथन पीरियड जो है, एलिजबेथन पीरियड which starts from 1558 and ends in 1603 when King James I succeeds her. King James I 1603 में इंग्लैंड का किंग बना, उससे पहले तक क्वीन एलिजाबेथ वन रूल्ड इंग्लैंड। इंग्लैंड पर हुकूमत थी क्वीन एलिजाबेथ वन की। अच्छा जी, अब एलिजाबेथन पीरियड में हमें देखना ये होगा कि सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या था। तो अब मैं कुछ डिटेल बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ एक खातून हुक्मरान, तो उनमें वो जाहो जलाल और वो रोब नहीं पाया गया, और वो दानिशमंदी जो एक मर्द हुक्मरान में आमतौर पर पाई जाती है। लिहाजा क्वीन एलिजाबेथ वन के रेन में, यानी उनके दौरे हुकूमत में, इंग्लैंड में साजिशें, कॉन्स्पिरेसीज बहुत ज्यादा फैली, पर्टिकुलरली अमंग द नोबलमैन। उस सोसाइटी में, जिसे हम एलिजाबेथन सोसाइटी कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं, ज्यादातर जो लॉर्ड्स थे, ड्यूक थे, अर्ल थे, मार्कीज थे, काउंट थे, बैरन्स थे, हम इन सबको मिलाकर कहते हैं नोबल मैन, द रिच क्लास, अपर क्लास। जो नोबल मैन थे, उनके दरमियान क्या था? एनवी। एनवी किसे कहते हैं? हसद, हसद। एंड कॉन्स्पिरेसीज,
यानी साजिशें were common among the noblemen। जो नोबलमैन थे यानी जो रिच क्लास थी, लॉर्ड्स थे, ड्यूक्स थे, इनके दरमियान बहुत ज्यादा जो है कॉन्स्पिरेसी, साजिशें फैली हुई थी। और इन साजिशों के डर से बहुत सारे लॉर्ड्स, बहुत सारे ड्यूक, बहुत सारे नोबलमैन अपनी नोबिलिटी, अपनी डोमिनियंस या अपनी लॉर्डशिप छोड़ छाड़ कर तन्हाई में गुमनाम जिंदगी गुजारने के लिए चले गए थे। तो एलिजाबेथन पीरियड में जो लिटरेचर लिखा गया उसमें इसका सबूत हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एलिजाबेथन पीरियड में सबसे बड़ा प्ले राइट, पोएट गुजरा है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की अगर पोइट्री, सॉरी प्लेज देखें हम, तो हाउस ऑफ शेक्सपियर में 37 प्लेज हैं और 154 सॉनेट्स हैं, 3 पेरिकल्स हैं। तो हाउस ऑफ शेक्सपियर कहते हैं उस किताब को जिसमें शेक्सपियर का कंप्लीट वर्क्स मौजूद होते हैं। इस किताब का नाम है हाउस ऑफ शेक्सपियर। ठीक है। और शेक्सपियर की मौत के बाद से लेकर अब तक एक ही पब्लिशर है जो इसे प्रिंट करता है। हाउस ऑफ शेक्सपियर में हम अगर एलिजाबेथन पीरियड में स्पेशली जो प्लेज शेक्सपियर ने लिखे हैं उनको उठाकर देखें तो नंबर 1, एज यू लाइक इट। क्या हुआ? उसमें एक कैरेक्टर है द ड्यूक ऑफ आर्डेन। ड्यूक है, जागीरदार है, फ्यूडल लॉर्ड है। सगे भाई ने, फ्रेडरिक ने उसके खिलाफ साजिश की और उसकी सारी डोमिनियंस पर कब्जा कर लिया। एंड ही हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन alone along with some of his faithful friends. The second play of Shakespeare is Tempest. टेम्पेस्ट में ड्यूक ऑफ मिलान, जो पूरे मिलान का, इटली का शहर है मिलान, वहां का ड्यूक है, इज अ रिच मैन, नोबल मैन। सगे भाई ने साजिश की और उसे दूर एक जजीरे पर फेंक कर आ गया। उसे वहां अकेले जिंदगी, गुमनामी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। सिमिलरली इन अनदर ग्रेट tragedy written by William Shakespeare, that is Hamlet, King Hamlet के अगेंस्ट उसकी अपनी वाइफ ने और यंगर ब्रदर ने मिलकर उसको मर्डर किया, उसकी बादशाहत पर कब्जा किया। तो इससे जाहिर नहीं होता कि एलिजाबेथन पीरियड में साजिशों का दौर दौरा था। इसके अलावा दूसरे जो हम, 1 मिनट जरा, मैं म्यूट कर रहा हूं 1 सेकंड के लिए। मेरा ख्याल है अब आवाज आ रही होगी मेरी क्लियर। ठीक है। हाँ, तो उसी दौर में और दूसरे जितने भी पोएट्स हैं, मैं आपको मिसाल दूं, द मिलर ऑफ द डी उसी दौर की। और इसके अलावा और भी पोम्स मैं बताता हूं आपको। देखिए, इन कॉन्स्पिरेसीज के पीछे रीजन क्या था? एनवी, हसद। क्योंकि हसद बेसिकली एक ऐसा जज्बा है जिसमें 2 कोशिशें होती हैं। देखो, एक चीज होती है जेलिसी, जलन। दूसरी चीज होती है एनवी, हसद। फर्क क्या है? जलन में इंसान अकेला जलता है,
खुद ही जल रहा होता है देख देख कर। हसद में दो जज्बे होते हैं, एक जो तेरे पास है वो तुझसे छिन जाए, हाँ, कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी, और तुझसे छिनकर मुझे मिल जाए तो क्या बात है। अब ये जो दो एलिमेंट्स है ना, ये इंसान को साजिश करने पर उकसाते हैं। तो जहां एनवी होगी वहां कॉन्स्पिरेसी भी होगी। ठीक, अब फैमिली में एक भाई को लॉर्डशिप मिली क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से इनाम में, बाकी भाई जेलिस हो गए, एनवियस हो गए। उन्होंने कहा भाई अब इसको रास्ते से हटाओ और इसकी डोमिनियंस पे कब्जा करो। तो ये वो दौर था। 78 लॉर्ड्स थे जिनके सर कलम हुए थे, सिर्फ इसलिए कि उन पर हसद में दूसरे लॉर्ड्स ने झूठे सच्चे इल्जामात लगाए थे और उनके सर कलम करवा दिए। और इसमें सर वॉल्टर रीले मशहूर है। सर वॉल्टर रीले जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन भी थे और उस वक्त के बहुत बड़े स्टेट्समैन सियासतदान भी थे और अदीब भी थे, उनके साथ भी यही हुआ। उन पर इल्जामात लगे, उन्हें कैद कर दिया गया, और वो जहाँ कैद हुए वहां वो बैल्कनी में टहला करते थे। वो तो शुक्र है कि क्वीन एलिजाबेथ की हुकूमत खत्म हो गई 1603 में और किंग जेम्स वन आ गया, उसने आते ही उनको रिहा कर दिया, वरना उनका भी सर कलम हो जाता। आज तक उस जगह पर सर वॉल्टर रीले वॉक होती है, और ये दुनिया में चंद लोगों का एजाज है जिन्हें वहां सर वॉल्टर रीले वॉक करने की इजाजत मिली है। खैर, तो कॉन्स्पिरेसी और एनवी, ये दोनों चीजें बहुत कॉमन थी। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अ नंबर ऑफ, बड़ी तादाद नोबलमैन लेफ्ट देयर लॉर्डशिप्स, उन्होंने अपनी लॉर्डशिप छोड़ दी, एंड बिकेम फैटलिस्ट, फैटलिस्ट बन गए। फैटलिस्ट किसे कहते हैं बेटे? ये वर्ड है फेट, फेट कहते हैं तकदीर को, इससे बना है वर्ड फैटलिज्म। फैटलिज्म किसे कहते हैं? फैटलिज्म कहते हैं तकदीर परस्ती को। तकदीर परस्ती क्या होती है? जब एक इंसान ये सोच लेता है ना कि ये दौलत, ये शोहरत, यही फसाद की जड़ है, छोड़ो इसे, गुमनामी की जिंदगी गुजारो किसी गांव में जाकर खामोशी से, ये फैटलिज्म है। भाई जो तकदीर में होना है वो होना है, तो मैं क्यों कोई एफर्ट करूं? मैं अगर कोई एफर्ट करूंगा, कोई एम करूंगा, कोई एम्बिशन करूंगा, तो यकीनी तौर पर कुछ हासिल भी कर लूंगा, और जब कुछ हासिल करूंगा तो लोग मुझसे जेलिस होंगे, एनवियस होंगे, फिर मेरे खिलाफ साजिशें करेंगे, फिर जिंदगी में वो मुश्किलात होंगी। तो बेहतर है ना एम करो ना एम्बिशन। तो एक ऐसा इंसान जिसका ना कोई एम हो ना एम्बिशन हो, बल्कि वो तकदीर के सहारे ही सारी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है, इसको कहते हैं फैटलिस्ट। मिलर ऑफ द डी, मिलर ऑफ द डी में मिलर दरिया के किनारे, रिवर डी के किनारे आटा पीसता है और गाना गा रहा है कि दुनिया में मुझसे ज्यादा खुशहाल कोई नहीं है, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, खुशबाश हूँ। किंग हॉल वहां से गुजरता है तो रुक जाता है, कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सोने का तख्त पे बैठता हूँ, सोने का ताज पहनता हूँ, इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक हूँ, मैं तो खुश नहीं हूँ। तुम कैसे खुश हो? मुझे तो हर लम्हे खतरा लाहक रहता है। तो इस पर मिलर ने जवाब दिया, आई एनवी नन, नोबडी एनवीज मी। ना मैं किसी से हसद करता हूँ ना कोई मुझसे। भाई मैं किसी से हसद इसलिए नहीं करता कि मैं तकदीर परस्त हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो तकदीर में लिखा मिलेगा। कोई मुझसे हसद नहीं करता क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं खुश रहता हूँ, सुकून की जिंदगी गुजारता हूँ। तो ये फैटलिज्म की थिंकिंग थी उस दौर में। अब कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ की तरफ आइए। सर हेनरी वॉटन, बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम नहीं है इंग्लिश पोइट्री में, और उसकी वजह है, देखिए ये एलिजाबेथन पीरियड में एक बड़ा नाम आता है। एलिजाबेथन पीरियड में एक सबसे बड़ा नाम जो आता है प्ले राइट पोइट्स में, वो है विलियम शेक्सपियर का। क्यों? इसलिए कि ऑल द अदर पोएट्स इंक्लूडिंग सर हेनरी वॉटन, इंक्लूडिंग सर हेनरी वॉटन, ऑल द अदर पोएट्स वर अफेक्टेड बाय द सोसाइटी। जैसा मुआशरा था वो वैसा ही लिख रहे थे, खुद भी वैसे ही हो गए थे।
William Shakespeare is still alive in literature because he was not affected by the society, he affected the society. वो जमाने से मुतासिर होने के बजाय जमाने पर मुतासिर हुआ, इसीलिए ही इज द पोएट ऑफ ऑल एजेस। तो सर हेनरी वॉटन जमाने से मुतासिर थे, फैटलिज्म को फेवर करते थे, हालांकि खुद लॉर्ड थे, सर का टाइटल मिला था, ही वॉज अ नोबल मैन, लेकिन जिंदगी के आखिरी अय्याम उन्होंने भी फैटलिज्म में गुजारे। तो फैटलिज्म उस वक्त फैल रहा था, हम यहाँ कहेंगे एलिजाबेथन पीरियड में फैटलिज्म वो फीचर है was prevailing in the society, बुरी तरह से फैलने वाली चीज थी मुआशरे में। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ में भी थोड़ा सा टच यही मिलता है कि सर हेनरी वॉटन कह रहे हैं कि जिस शख्स को हैप्पी लाइफ गुजारनी है उसका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो आखिरी दो लाइंस पर जरा नजर डालिएगा। आखिरी दो लाइंस क्या कह रही हैं? लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल। ये शख्स जो है, जो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ है, वो हैप्पी क्यों है? क्योंकि वो जमीनों जायदादों का मालिक नहीं है, अपना मालिक आप है, और उसके पल्ले कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ है, यानी खुशी है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि सर हेनरी वॉटन हमसे कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तभी तुम खुश रह सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुछ आ गया तो तुम साजिशों का शिकार हो जाओगे, हसद का शिकार हो जाओगे। दैट इज द रियल स्पिरिट ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड। But if we see through this poem, we learn another lesson, that is a little bit of religious touch. तो हम इसे सरमोनिक पोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सरमोनिक, यानी एक खुतबे की तरह है। सरमोनिक कह लें या रिलीजियस कह लें। तो हमारे एग्जामिनेशन में आमतौर पर जो एमसीक्यूज हैं उसमें ऑप्शन में सरमोनिक या रिलीजियस ही आता है, इसलिए हमने यही लिखना है। लेकिन इसमें जो मेजर फीचर है सोसाइटी का वो फैटलिज्म है। अभी स्टार्ट करते हैं, पहली लाइन देखिएगा, आप बताइएगा मुझे फैटलिज्म है या नहीं है। असल में ये क्लासिकल पोइट्री है, और क्लासिकल एज का लिटरेचर जो है ये हर एक के बस की बात नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि वर्ड्स के मीनिंग्स डिक्शनरी से नहीं निकलते। वैसे तो पोइट्री में डिक्शनरी फेल हो जाती है, लेकिन खास तौर से हम अगर देखें तो एलिजाबेथन पीरियड विच इज अ पार्ट ऑफ द क्लासिकल एज, रेनिसा रेनिसा के बाद सेकेंड एज है क्लासिकल एज, और उसके बाद फिर न्यू क्लासिकल एज। यहां तक डिक्शनरी काम नहीं करती, क्योंकि डिक्शनरी थी ही नहीं उस वक्त। लैंग्वेज बन चुकी थी, लिटरेचर बन चुका था, ग्रामर नहीं बनी थी, डिक्शनरी नहीं बनी थी। और आप जानते हैं किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहले लिटरेचर बनता है, बाद में ग्रामर, और उसके भी बहुत बाद जाकर डिक्शनरी बनती है। तो पहली डिक्शनरी जो इंग्लिश में हमें मिलती है वो 1680s में मिलती है, और हम उससे भी 100 साल पहले की नज्म पढ़ रहे हैं जो 1580s या शायद 1590s में लिखी गई है। तो ऑब्वियसली यहाँ वर्ड्स के मीनिंग्स हमें डेसिफर करने पड़ेंगे या डिसाइफर करने पड़ेंगे। कहाँ से? तो एक ही सोर्स था उस वक्त, बिब्लिकल सोर्स यानी बाइबल से। तो अब देखिए फर्स्ट लाइन की तरफ हम चलते हैं। अब हेनरी वॉटन ने इमेजिन किया है एक ऐसे कैरेक्टर को जो रियल नहीं है, इमेजिनरी है, और वो कैरेक्टर जो है वो बहुत खुश है, खुशबाश है, हैप्पी है, हैप्पी लाइफ गुजार रहा। तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं? ठीक, देखिए फर्स्ट लाइन हम स्टार्ट करते हैं। अ, अच्छा, मैं बता दूं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कि हमारा हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड होकर गूगल क्लासरूम पे अपलोड होता है, और फिर हम गूगल क्लासरूम पर अपलोड करने के बाद उसका लिंक आपको ग्रुप में सेंड करते हैं।
आप गूगल क्लासरूम के उस लिंक से उस लेक्चर को जितनी मर्तबा चाहें देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, जितने स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं, स्टिल करके सब इजाजत है आपको। तो फर्स्ट लाइन देखिएगा, एक ऐसे कैरेक्टर की बात हो रही है जो इमेजिनरी है। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न। आप लोग चाहें तो अपने सामने बुक रख लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और थॉट दैट सर्वेथ, अभी एक एक लफ्ज एक्सप्लेन करूंगा। नॉट another's wool, whose armor is his honest thought and simple truth, his utmost skill। अब देखिए, इसको हम पोइटिक एलिमेंट्स के लिहाज से एनालाइज कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हमें इसको पोम को समझना है। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और थॉट, वो शख्स कितना खुश है। अब देखें, आपके यहाँ आमतौर पर जो टीचर्स हैं वो क्या पढ़ाते हैं और कहाँ गड़बड़ होती है। चैंपियन लोग पढ़ा रहे हैं ना माशाल्लाह। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट, ट्रांसलेशन सुनना जरा। कितना खुश है वो शख्स जो पैदा हुआ और उसने सीखा। 90% कोचिंग सेंटर्स वाले टीचर तो यही पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर तो खैर से ही पढ़ाते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है। बच्चा बड़ा मासूम होता है फर्स्ट ईयर का ना, पकड़ता ही नहीं है मिस्टेक, या डर के मारे नहीं पकड़ता। बच्चे को चाहिए कि वहीं रोक दे टीचर को, सर या मिस एक्सक्यूज मी, दोबारा सुनाए। कितना खुश है वो शख्स जो पैदा हुआ और उसने सीखा, वहीं रोक दो। और उर्दू वाला और है जहां इंग्लिश वाला और है। एंड नहीं लिखा, और लिखा है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाएगा। समझिए अब, कितना खुश है वो शख्स जो या तो पैदा हुआ या उसने सीखा। तो भाई पैदा नहीं हुआ तो सीखा कैसे, पड़ गया ना फर्क। तो देखिए, ये और इंग्लिश वाला और है, या एंड नहीं लिखा। अब रिकलेक्ट कीजिएगा अपनी मेमोरी में, तो आपको याद आएगा, हाँ हाँ हमें सर ने या मिस ने यही पढ़ाया था और सीखा। तो वो तो और एंड का तर्जुमा हुआ, यहाँ तो इंग्लिश वाला और लिखा है। चैंपियन लोग यही करते हैं। सुनो गौर से, यहाँ टॉट का मतलब सीखा सिखाना नहीं है। खुदा के लिए यार बच्चों को गलत मत पढ़ाओ। वो एक साहब है, केमिस्ट्री के टीचर है माशाल्लाह, इंग्लिश पढ़ाते हैं वो अपने चैनल पे। 10 मरतबा व्हाट्सएप करके समझा चुका हूँ, खुदा के लिए यार पहले पूछ लिया करो क्या पढ़ाने जा रहे हो। मगर वो ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रहे हैं, और मकसद सिर्फ ये है कि मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएं, मेरे व्यूज बढ़ते जाएं, ये वो। खुदा के लिए यार, बच्चे के नंबर्स गिरते जा रहे हैं। बच्चा आपको देखकर सीख रहा है ना। जैसे मैं इस चैनल, इस पोम को यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, अब जिस बच्चे को मुझ पर ट्रस्ट है और वो मेरा चैनल देखता है और सीख रहा है, उसे मालूम है सर हर चीज सही पढ़ाते हैं, वो तो ये यकीन करके बैठा है। उसे क्या मालूम मैं क्या ब्लंडर कर रहा हूँ। वो तो बिलीव कर लेगा, एग्जाम में भी लिख कर आएगा। भाई एग्जाम में ना प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं, गवर्नमेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स, कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स चेक नहीं करते। तो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम आ जाती ना फिर। बच्चा लिखता है कि ही इज सो वेरी हैप्पी हु इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड एंड टॉट। अब यही नंबर कटते हैं, ठीक है ना। तो वो जो गलत पढ़ा रहे हैं उनसे इल्तिमास है कि या तो ना पढ़ाएं या पूछ के पढ़ा लें भाई, ठीक है, ज्यादा बेहतर है। खैर,
यहां टॉट का मतलब सीखना सिखाना है ही नहीं। यहां टॉट का मतलब है डाइड। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। टॉट का मतलब डाइड कैसे निकला? बाइबल से। सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल्स में वर्स है, एंड वेट द ग्रेट टीचर डेथ। और ये वर्स इस्तेमाल हुई है, अलेक्जेंडर पोप की पोम है। सेकेंड ईयर की पोइट्री की बुक देखना बेटा, सेकेंड ईयर वालों से पोइट्री की बुक मांगना, पेज नंबर 47 खोलना, लाइन नंबर 15 पढ़ना। वहां लिखा है वेट द ग्रेट टीचर डेथ एंड गॉड अडोर। यहां टीचर किसको कहा है? सब छोड़ो, यहां टीचर किसको कहा है? डेथ को। बाइबल डेथ को टीचर कह रही है, तो मैं टॉट का मतलब डाइट क्यों ना निकालूं भाई? और मीनिंग देखिएगा, कहना क्या चाह रहा है पोइट। कह रहा है हाउ हैप्पी इज ही, कितना खुश है वो शख्स, बॉर्न और टॉट, ख्वाह पैदा हो या मरे, हर हाल पे खुश है। बॉर्न और टॉट, पैदा हो या मरे, दुनिया में आए या दुनिया से जाए, हर हाल पे खुश है भाई वो, राजी है। लाई हयात आई कजा और ले चली चले। शेक्सपियर भी तो यही कह रहा है। द 7 Years ऑफ मैन, सेकेंड ईयर की पोइट्री की बुक मांगना किसी बच्चे से, पेज नंबर 37, लाइन नंबर 3। मैं 1 से पढ़ रहा हूं। ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स। थर्ड लाइन पढ़ रहा हूं अब। दे हैव देयर एग्जिट्स देयर एंट्रेंसेस। एग्जिट का मतलब है डेथ, एंट्रेंस का मतलब है बर्थ। उसी बुक की लास्ट लाइन में मीनिंग लिखे हुए। वो कह रहा है भाई इसके दो ही काम है, पैदा होता और मरता। एलिजाबेथन पीरियड सेम पीरियड है, सेम एज है, इसी दौर का पोएट है शेक्सपियर। फैटलिस्ट सोसाइटी है, एक फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग के बारे में कह रहा है कि ये तो सिर्फ पैदा होता है और मरता है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, ये तो सिर्फ पैदा होते हैं और मरते हैं। यानी फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग का दूसरा कोई काम ही नहीं है, ये तो सिर्फ पैदा होते हैं और मरते हैं। ठीक, ये तो सिर्फ पैदा होते हैं और मरते हैं। फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग करता क्या है? यही दो काम तो करता है। दुनिया में आया, उसके इख्तियार में नहीं था, वो इस पर राजी है। दुनिया से जा रहा है, उसके इख्तियार में नहीं है, वो इस पर भी राजी है। जिंदगी भर उसने खुद भी नहीं किया, तकदीर के सहारे जिंदगी गुजारी, ना कोई एम किया, ना एफर्ट की, ना एम्बिशन किया। ये मानकर बैठा रहा कि भाई जो तकदीर में होने दो, जो हो रहा है होने दो, जैसा जितना मिलेगा मिल जाएगा, जितना नहीं होगा नसीब में नहीं मिलेगा। यही उसकी सोच है। इसलिए वो तो सिर्फ दो ही काम कर रहा है ना, पैदा हो रहा और मर रहा, बस। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो इस पोम की सेकंड स्टैंजा की, इसी पोम की सेकंड स्टैंजा की सेकंड लाइन इसी पेज पर देखना, लिखा है ही इज, हाँ, whose soul is still prepared for death। यहाँ still का मतलब है always। whose soul is still prepared for death, उसकी रूह मौत के लिए हर वक्त तैयार है। अब कॉमन सेंस की बात है भाई, आप किसी एम्बिशियस पर्सन से, मुझसे बोलो कि भाई मरने के लिए तैयार हो जाओ, मौत आने वाली है, तो मैं कहूंगा नहीं यार, खुदा से दुआ करते हैं अभी ना आए मौत, मेरा ये एम्बिशन है, जरा ये पूरे हो जाए फिर भले मौत आ जाए। एम्बिशियस पर्सन इज नेवर रेडी टू डाई। फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, जो हर वक्त तैयार है, क्योंकि उसका कोई एम्बिशन अधूरा थोड़ी रह जाएगा, उसका कोई एम्बिशन है ही नहीं, वो तो हर वक्त मरने के लिए तैयार। इसी पोम में लिखा है मेरे भाई, इसीलिए कह रहा हूँ ये इंग्लिश पोइट्री है, एलिजाबेथन पीरियड की पोइट्री है, हर एक के बस की बात नहीं है, समझिएगा। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कितना खुश है वो, कितना राजी है वो, खा पैदा हो या मरे, हर हाल पे खुश है। कौन? दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स वुल्फ, दैट सर्वेथ। अब ये सर्वेथ जो लिखा है ये क्या है? तो बेटे आर्काइक इंग्लिश में
यानी ओल्ड इंग्लिश में, जिसे लिटरेचर की जुबान में आर्काइक कहते हैं, आर्काइक इंग्लिश में जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता था तो वर्ब के साथ टीएच या ईटीएच का इजाफा होता था। आज के दौर में वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। तो अगर उस वक्त लिखते थे ही राइटेथ अ लेटर, तो आज की इंग्लिश में हम लिखते हैं ही राइट्स अ लेटर। तो जहां टीएच या ईटीएच लगता था अब वहां एस या ईएस लगता है। अब यहां पे टीएच लगा हुआ है, देखो इस टीएच की जगह अगर मैं एस लगा दूं तो सर्वेथ का क्या मतलब निकलेगा? सर्व्स। और वुल का मतलब होता है मर्जी। दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स वुल, जो दूसरे की मर्जी का गुलाम नहीं होता, जो दूसरे की मर्जी का खादिम या ताबे नहीं होता। कितना अच्छी तर्जुमा हुआ ना। Whose armor is his honest thought. आर्मर, आर्मर का यहां मतलब है शील्ड। वैसे आर्मर, आर्मर जो है ये मेटेलिक एरे है, लोहे का बना हुआ ना एक कवर होता है जो फौजी, पुराने जमानों के फौजी पहना करते थे जंगों में जाने से पहले, ताकि तलवार और तीर के जख्म से बच सके। इस चीज को आर्मर कहते हैं। और उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? उर्दू में हम इसे कहते हैं, आर्मर को, ये भी सीख लीजिए क्या लिखा है। अब इसे 90% लोग क्या पढ़ेंगे? जिरा या जरा। ये लफ्ज है जिर। शेर सुना देता हूं। जिरह जंजी, जिरह जख्मों से बुनी हो जिसकी, जिरह, जिरा नहीं, जिरह जख्मों से बुनी हो जिसकी, उसको तीरों का डर नहीं होता। तो जिरह है लफ्ज, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होती थी। यहां हम इसके मीनिंग ले रहे हैं शील्ड यानी ढाल, वो भी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती है। हुज आर्मर, उसकी ढाल, उसे बचाने वाली चीज क्या है? इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसकी ऑनेस्ट थॉट, उसकी ईमानदाराना सोच। आगे ना रिलीजियस टच, उसकी ईमानदाराना सोच उसकी ढाल है। यानी दुनिया की बातिल कुव्वतों से बचने के लिए वो ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है क्या चीज? अपनी ईमानदारी को, अपनी ईमानदाराना सोच को। एंड सिंपल ट्रूथ, और उसका छोटा सा सच, इज अटमोस्ट स्किल। बेटे अटमोस्ट का यहां मतलब है स्ट्रॉन्गेस्ट। वैसे सुपरलेटिव बनाने के लिए पुराने वक्तों में इस्तेमाल होता था। और स्किल का मतलब महारत नहीं है, स्किल का मतलब है वेपन, हथियार। अब पढ़ो। और उसका छोटा सा सच उसका मजबूत तरीन हथियार है। यानी डिफेंस करता है वो अपनी ऑनेस्ट थॉट के जरिए, अटैक करता है वो अपने सिंपल ट्रूथ के जरिए। डिफेंस के लिए शील्ड चाहिए होती है, अटैक के लिए वेपन। दैट इज इंग्लिश पोइट्री। रिमेंबर, इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक, इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। खाला जान का घर नहीं है, लोहे के चने चबाना है। समझ के पढ़िए। अभी एक स्टेंजा हुआ एक क्लास में, परवाह मत कीजिएगा। इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको मोर देन हाफ पढ़ लेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहाँ ऑफ करता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें।